केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दिल्ली में आज नितिन नवीन की नई टीम की अलग अलग कई बैठकें हुई। इस दौरान आगामी चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका और रणनीति पर भी चर्चा की गई। बीजेपी की बैठक में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही देश भर में इसे लेकर अभियान चलाने पर मंथन किया गया। उस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी बैठक की इस तस्वीर को देख लीजिए। इस बैठक की पहली पंक्ति में महिलाओं को जगह दी गई, यानी बीजेपी महिला शक्ति का सम्मान कर देश के उनके योगदान को नमन कर रही है। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाया, जिसमें महिलाओं को सबसे आगे जगह दी गई। दिल्ली में नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को सफलता का मंत्र दिया है। वहीं इससे पहले की बैठकों में आगामी चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ घेरेबंदी की रणनीति तैयार की गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को वंदे मातरम के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग होने का आरोप भी लगाया। 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। संबित पात्रा ने सीडब्ल्यूसी में वंदे मातरम के 2 पैरा गाने वाले रेजोल्यूशन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग पार्लियामेंट में सीढ़ी में बैठे रहते हैं। क्या देश की जनता ने इसीलिए कांग्रेस को संसद में भेजा है? आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग ने वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने वंदे मातरम पर बीजेपी का जवाब दिया। कांग्रेस का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग का विभाजनकारी एजेंडा लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता निकले हैं। कोई नेता कैसे भारत के राष्ट्रीय गीत को काट सकता है? 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है राष्ट्रीय गीत। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का विरोध तो कोई नहीं करेगा। तो वंदे मातरम के बारे में इन लोगों को क्या, जो जंतर मंतर पे इनको सबक दिया जैन जी ने, उसके डर के वजह से वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम पे राजनीति नहीं हो सकती। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोमुहा चेहरा जनता के सामने आ गया है। विनोद बंसल ने कांग्रेस से पूछा कि वंदे मातरम में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस भाग रही है। जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम में ऐसा कुछ विवादास्पद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। अगर इसको काटा जाता है तो निस्संदेह उनके सामने सरेंडर करने जैसी बात होगी।
कांग्रेस ने अभी भी जो है वही निर्णय किया है कि कट्टरपंथी मुस्लिम जिहादियों और अतिवादियों के सामने उन्होंने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये सरेंडर बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने 2 पैरा गाने का जो फैसला लिया है वो कांग्रेस के लिए शाह बानो केस जैसी मुसीबत खड़ा कर रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को देश विरोधी साबित करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस 2 पैरा गाने के फैसले पर अभी भी अड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला आने वाले चुनाव में उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि बीजेपी दिल्ली में हो रही बैठक में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के खिलाफ क्या रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चवन्नी वाला बयान भूचाल लाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी का जाट समाज भी बुरी तरह से भड़क उठा है। जाट समाज का साफ कहना है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर ऐसी टिप्पणी करके पूरे जाट समाज और चौधरी चरण सिंह के इतिहास का अपमान किया है। उधर आरएलडी ने भी इसे पूरे चौधरी परिवार का अपमान करार दिया है। इस एक बयान के बाद बीजेपी और बीएसपी, इसके साथ साथ कई दल अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगा और अखिलेश इस सियासी चक्रव्यूह से क्या निकल पाएंगे। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की चवन्नी वाली टिप्पणी पूरी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ती नजर आ रही है। अखिलेश के इस बयान की सियासत में थू थू तो हो ही रही है। अब पश्चिमी यूपी के जाट समाज ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाट समाज का कहना है कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर चवन्नी वाली टिप्पणी कर पूरे जाट समाज का अपमान कर दिया है। पश्चिमी यूपी का जाट समाज अखिलेश को इसका करारा जवाब देगा। ये उसे मुकालता इस बात का, जाट कभी झुकने वाली बात नहीं होती। ये उसे मुकालता इस बात का। इन्होंने पहले भी ऐसा ही करा था जब हिंदू मुस्लिम का यहाँ मुजफ्फरनगर में छिड़ी थी, जब इसे सबक मिल गया था। इसने इतनी गलत बात कही है, इसे जाट बर्दाश्त नहीं करने का इस बात की। ये चौधरी साहब का ही ओक्का भरा इन्होंने। ये चौधरी साहब का चिल्ला ही रहा है, कोई उनसे बड़ा तक है। ये चौधरी साहब नहीं इसे राजनीति में ला के इसका सब कुछ कराया तो पक्का डकैत था पहले। हाँ, ये नुमाइंदा का ये तो जाट बिरादरी की इन्होंने बेइज्जती कर दी। इसे सबक मिलेगा इस बात का। ये बहुत गलत बयान है। उसे ऐसे बयान देने नहीं चाहिए थे। जैसे पार्टी में गए थे तो उसे अपने जैसा ही बनाना चाहते जयंत को, इसलिए उसने सपा को छोड़कर और इसमें गठबंधन किया है। वे महाबदतमीज ना उन्होंने कोई विकास करा। हमारी जो बहन बेटी थी वे भी दिनदोली उन्हें उठा ले जाते। किसी की गाड़ी चोरी होगी तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए चले आते, उसकी कंप्लेंट तक नहीं होती। तो हमें ये सरकार मतलब ये जो सपा है हमें बिल्कुल बेकार है। इसमें सबसे बड़ा जाटों का अपमान किया, पूरे जाटों का अपमान किया और सनातन का भी अपमान किया। राम मंदिर चोरी का भी मुद्दे उठाए, लेकिन जो कामयाब नहीं हो पाया और जो कामयाब भी नहीं होने का। पश्चिमी यूपी के जाट समाज के लोगों ने अखिलेश को याद दिलाया कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने वाले चौधरी चरण सिंह ही थे, यानी आरएलडी समाजवादी पार्टी की जननी है। लेकिन आज अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह के एहसान को भूलकर जयंत चौधरी की तुलना चवन्नी से कर रहे हैं। जाट समाज के लोगों का कहना है कि अखिलेश का यह घमंड जाट समाज ही चूर चूर करेगा। जयंत बहुत बड़ा समान है, बहुत बड़ी रियासत है, सब जाट उसकी तरफ है। तो देखो उसके तरफ को सब भागेंगे, उसे तो सब सोचेंगे तेरी ढब आ जाए तेरी। अब उनकी ढब नहीं जा रहे तो हमारे तो बस की बात नहीं, हम उनकी ढब पहुँचा दें। वो तो उनका अपना विवेक है। मैं भाजपा में जा रहे, हमारा तो यह है कि हमें तो उनके साथ रहना है। इन अखिलेश ने गलत बयान दे दिया। इसमें जो है रुपया सोने का ही बना दिया है। अब जा वोट तो मिलने नहीं सपा को। ये तो सारी जो है अब जा जयंत पे ही जानी, जहाँ जयंत जाएगा वहीं जाट जाएगा और कहीं नहीं जाना जाट को। ये बात क्या है तो उन्होंने मैंने कहा रहा है कि अपने छोटे वो 6 बन का परिचय दिया। इब्जा चलो हो सके उनकी पार्टी बड़ी हो, पर जो पूर्व में चौधरी हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके समय पे जो समाजवादी पार्टी है उसकी राष्ट्रीय लोकदल जननी है।
राष्ट्रीय लोक दल ने मैं इसकी मुलायम सिंह यादव की एक पहचान बनाई थी, ने उनकी कोई पहचान नहीं थी उस परिवार की। जाट समाज के लोगों ने जयंत चौधरी को सोने का सिक्का बताते हुए कहा कि उनकी असली कीमत की वजह से ही सभी दल उन्हें अपने पाले में खींचने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को खुद इस बात का दर्द है कि जयंत उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पश्चिमी यूपी में काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अहंकार तो किसी का मैंने कहा भाई है, और जयंत का जो अपनाम करा ना अपमान करा, इसके बाद पुनः बोलो चरण सिंह के होक्का ही भरा बोलो ना है, और चिन्ह कहाँ जा रही। हम तो जयंत साहब की चौधरी जयंत का साफ था। बात हकीकत यह है कि जब आप छोटा दल है तो आप इस तरह की बात करें, बड़े दल की बात होगी तो आप उसको गोदी में बैठाने की बात करते हो। जब मित्रता गहरी थी तो बहुत प्यारे एक साथ फोटो खींच एक साथ खाना खाते थे। आज जो जिस राजनीति का 2027 चुनाव आया तो ऐसे कटास करने शुरू कर दिए जिससे कि हमारी वोट बैंक प्रभावित हो जा। तो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, अभी छोटी छोटी राजनीति इसका इशू बना रहे हैं। ये इशू नहीं है, इशू है कि आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, कोई भी हो, जयंत चौधरी नहीं चाहे कोई भी हो, अदरवाइज किसी को भी नहीं कर सकते। अखिलेश यादव की चवन्नी वाली टिप्पणी पर आरएलडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने इसे पूरे चौधरी परिवार का अपमान बताया। रोहित ने कहा कि अखिलेश ने जिस किसी भी दल के साथ गठबंधन किया उसका अपमान किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद 2019 में बीएसपी के साथ आपका गठबंधन होता है और आपको बीएसपी छोड़ के चली जाती है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थे, आप में अपमानित करने की कोशिश की। अपना चरित्र आप नहीं देख रहे हैं और निरंतर अपने सहयोगियों के ऊपर जो आपके पूर्व में सहयोगी रहे हैं उन पे टिप्पणी, ओछी टिप्पणी और निरंतर हमलावर हैं। अखिलेश की जयंत पर टिप्पणी की वजह से समाजवादी पार्टी को सिर्फ जाट समाज का ही नहीं बल्कि यूपी के सियासी दलों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, बीएसपी की तरफ से मायावती सहित कई नेताओं ने अखिलेश के इस बयान की आलोचना की है। हालांकि अखिलेश की तरफ से बीजेपी और बीएसपी को लेकर जवाब दिया गया। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल, और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादी ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है, दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। यूपी की सियासत में चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश सहित पूरी समाजवादी पार्टी घिर चुकी है, लेकिन इस विवाद की शुरुआत जयंत चौधरी की तरफ से ही की गई थी। इसके बाद अखिलेश ने जयंत पर पलटवार करते हुए उन्हें चवन्नी से रुपया बनाने का दावा कर दिया था। इसके बाद से बीजेपी सहित तमाम एनडीए के सहयोगी दल अखिलेश पर टूट पड़े। हालांकि अब देखना यह है कि अखिलेश यादव चवन्नी के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी इन दिनों देश के युवाओं यानी कि जेन ज़ी को साधने के लिए शहर शहर गूंज कार्यक्रम के जरिए संवाद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कैंपेन अब एक बड़े विवाद में घिर गया है। एक तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आरोप लगाया है कि राहुल की टीम उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए 25-25 हजार रुपए का भारी भरकम ऑफर दे रही है। वहीं पुणे के COEP कॉलेज की एक छात्रा ने यह खुलासा किया कि उन्हें अपनी फीस और सरकार के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मैनिपुलेट किया गया, दबाव बनाया गया। इन खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है और सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे को सुलझाने के बजाय पैसे के दम पर अपनी सियासी छवि चमका रहे हैं और झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करने में जुटे हैं। राहुल गांधी जेन ज़ी को हथियार बनाकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। इसके लिए राहुल बाकायदा शहर शहर जाकर छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम के जरिए संवाद कर रहे हैं।
लेकिन क्या राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों की समस्याएं दूर करना चाहते हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो जरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिया खनोलकर का ये वीडियो देख लीजिए, जिन्हें पैसे का लालच देकर राहुल गांधी के कार्यक्रम में बुलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी, आप 25,000 क्या 25 करोड़ भी दोगे तो भी मुझ जैसे स्टूडेंट्स को खरीद नहीं सकते। मेरा प्रोफाइल देखने के बाद भी राहुल गांधी जी की टीम हैज रीच्ड आउट टू मी टू अटेंड हिज छात्रों की गूंज एंड दे आर इवन रेडी टू पे टू अटेंड इट। इतनी डम पीआर टीम रखी है राहुल जी, ऑफ कोर्स नॉट सरप्राइज। पर आपको क्या लगता है ऐसे छात्रों को खरीदा जा सकता है आपके इवेंट के लिए? तो राहुल जी दिन भर जेंजी के नाम का ढिंडोरा पीटते हैं और कोई आ नहीं रहा इनके इवेंट में तो पैसा देकर बुला रहे हैं। वाह वाह राहुल जी, दिस इज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस। सुना आपने, राहुल गांधी के कार्यक्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बाकायदा 25-25 हजार रुपए का ऑफर देकर बुलाया जा रहा है। आखिर इतने पैसे राहुल गांधी की टीम के पास कहां से आ रहे हैं? क्या ये पैसे कांग्रेस और राहुल छात्रों के हित में खर्च कर रहे हैं या फिर राहुल का सियासी इमेज चमकाने के लिए? जाहिर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए राहुल गांधी अपनी सियासी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब में हैरानी की बात यह है कि राहुल अपनी छवि चमकाने के लिए जेन ज़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। Let India's women, young, old, are India's biggest asset. मुझे बोला जाता है कि आपको राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज ये इवेंट अटेंड करना है 22 अगस्त को एंड दे वर आस्किंग मी कि आप इसके लिए कितने पैसे लोगे, आपके चार्जेस बताओ एक्सेट्रा स्टफ। उसके बाद मैंने उनको पूछा क्या मुझे इसका ऑफिशियल इनवाइट मिलेगा या ऑफिशियल कोई इनविटेशन है, तो उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने पूछा मुझे एग्जैक्टली करना कैसे, अटेंड करने के पैसे मिल रहे? तो इस लाइक कि नहीं, आपको राहुल गांधी जी के साथ इंटरैक्ट करना है, इंटरैक्ट करने के बाद आपको वो इवेंट को कवर करना है, इवेंट कवर करके आपको 2-3 वीडियोस बना के डालने हैं। आपको भी वहाँ पे अलग अलग लड़कियों को बुलाया है, स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना है और वीडियो डालना है। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. लेकिन राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम में घूस देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाने का जैसे ही खुलासा हुआ, बीजेपी राहुल और उनके टीम के खिलाफ हमलावर हो गई। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राहुल पर अटैक करते हुए उनसे पूछा कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है जिससे देश के जेन ज़ी और युवाओं को बरगलाने का काम चल रहा है। अमित साटम ने पूछा कि क्या ये पैसा देश विरोधी तत्वों ने कांग्रेस को फंड किया है? एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं, उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन ज़ी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम को लेकर विवाद यही खत्म नहीं हुआ। COEP कॉलेज की छात्रा संपदा बड़े ने राहुल गांधी की टीम पर गंभीर आरोप लगाए। संपदा बड़े का आरोप है कि राहुल गांधी की टीम ने उन्हें झूठ बोलने के लिए मैनिपुलेट किया। राहुल के कार्यक्रम में संपदा को अपनी फीस के बारे में झूठ बोलने को कहा गया, लेकिन संपदा अपने कॉलेज के खिलाफ इस तरह का झूठा आरोप लगाने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और उनकी टीम छात्राओं से झूठे आरोप लगवाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? काल आमच्या कॉलेजमध्ये NSU आणि काँग्रेसचे लोक आले होते. आमच्याकडून जास्त फीस घेतात, पण ॲक्च्युअलमध्ये आम्हाला मॅनिपुलेट करून तिथे जे प्रेशर क्रिएट झालं होतं त्याच्यामध्ये ते बोलण्यात आलं। पुणे के COEP कॉलेज में राहुल के गूंज कार्यक्रम से पहले ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ ABVP के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। ABVP कार्यकर्ताओं का आरोप था कि राहुल की टीम छात्रों को बरगला रही है, उन्हें पैसों का लालच देकर झूठे आरोप लगाने के लिए मैनिपुलेट कर रही है। जब छात्र इसका खुलासा कर रहे हैं तो NSUI की टीमें उन्हें धमका रही हैं। पुणे में ABVP के विरोध के बाद NSUI के कार्यकर्ताओं को भी सड़कों पर देखा गया।
इस दौरान NSUI के सदस्यों ने ABVP के खिलाफ नारेबाजी की। पुणे में राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को घूस देने का खुलासा हुआ, तो कहीं छात्राओं को झूठे आरोप लगाने के लिए मैनिपुलेट किया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ऐसे ही देश की जेनजी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर रखकर अपनी सियासी बंदूक चलाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या राहुल को युवाओं की नहीं बल्कि अपनी सियासी छवि की चिंता है, इसलिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनटीए अब एक ऐसी संस्था हो गई है जिसकी गलतियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। गलती एनटीए करती है, बेइज्जती सरकार की होती है। छात्रों की नजरों में सरकार विलन बन जाती है। ऐसे हम सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नहीं कह रहे हैं। एनटीए ऐसी गलतियां इतनी बार कर चुका है जिसे गिनाने में हमारा पूरा शो लग जाएगा। लेकिन हम आपको जयपुर में एक परीक्षा के दौरान एनटीए की एक और गलती जरूर दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से 49 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं। एनटीए कोई परीक्षा कराए और उसमें गड़बड़ी ना हो, क्या यह संभव है? मौजूदा हालात को देखकर तो यह संभव नहीं लगता, क्योंकि नीट पेपर लीक की किरकिरी के बाद भी एनटीए की परीक्षाएं बिना विवादों के संपन्न नहीं हो रही हैं। कम से कम जयपुर में आयुर्वेदिक पीजी एंट्रेंस एग्जाम को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, जहां एग्जाम के बीच परीक्षा सेंटर की बत्ती गुल हो गई, जिससे सारे कंप्यूटर बंद हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आज बड़ा एग्जाम राजधानी जयपुर में भी होना था, लेकिन इस सबको बीच में बड़ा आज बवाल राजधानी जयपुर में देखने को मिलता है। बीच एग्जाम में बिजली यहाँ पर चली जाती है और इसी का ये पूरा नतीजा है। फिर लंबी ये कतार है, लगातार ये सुबह से ही वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं। सुबह 10 बजे से ये लोग लगे हुए थे। कहीं ना कहीं इन बच्चों की भी बात की जाए, कहाँ से आए हो मैम? मैम कहाँ से आए? मैं झाबुआ से, दाहोद। आज किस चीज़ का एग्ज़ाम था, क्या था? होम्योपैथिक में पीजी का AIA PGAT का एग्जाम था। जरा सोचिए, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हो और अचानक से बिजली कटने की वजह से परीक्षा बीच में ही छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या परीक्षा सेंटर्स को यह पता नहीं था कि अचानक बिजली कट सकती है? अगर पता था तो आखिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसी लापरवाहियों के लिए किसी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी? हम लोग, मेरा यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में था ना, हम लोग जब यहाँ पे आए तो पता चला एग्ज़ाम जो अभी फर्स्ट शिफ्ट वालों का हुआ नहीं है, कोई दिक्कत हो गई है अंदर, और हमारी एंट्री जो थी क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे का था। जयपुर के एग्जाम सेंटर की लापरवाही की वजह से एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि AIA PGET परीक्षा के प्रथम चरण में 36,979 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 35,837 अभ्यर्थी 200 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 35,788 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी कर सके। जयपुर के परीक्षा केंद्र पर 192 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद कई कंप्यूटर बंद हो गए, जिसकी वजह से 49 अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इन 49 अभ्यर्थियों की परीक्षा 1 सितंबर को दोबारा होगी। इनका एग्जाम सेंटर भी बदला जाएगा, लेकिन क्या इस लापरवाही के लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? यहाँ पे वही है कि जो PCs थे वो नहीं चले, माउस नहीं चले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वही नहीं हो पाया है उनका। स्ट्रेस होता है, यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना वॉशरूम है। एक लड़की के लिए यहाँ पे वॉशरूम होना और पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं है। हाल के दिनों में एनटीए की लापरवाहियों की वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद एनटीए में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद एनटीए की लापरवाहियों का पिटारा भरा हुआ है, जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के परिजन छात्रों के साथ पिस रहे हैं। फर्स्ट पारी के जो बच्चों का एग्जाम था उसमें काफ़ी अव्यवस्था हुई, जनरेटर खराब हो गया, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, इस कारण से ना एग्जाम बच्चे सही से नहीं दे पाए। नए की प्रशासनिक अधिकारी, नए कॉलेज के प्रिंसिपल, नए डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चे सेकंड पारी के बच्चे यहाँ लग 11-12 बजे आगे थे। अब भगवान भरोसे क्या होगा।
देश के सभी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एनटीए के पास है। ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां होंगी तो इसके बाद सरकार को एनटीए को लेकर कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना यह है कि जयपुर की इस परीक्षा के बाद बिजली कटने वाली समस्याओं को एनटीए आखिर कैसे मैनेज करता है, क्योंकि अगर परीक्षा में बिजली कटने की वजह से परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी तो इससे एनटीए के साथ साथ सरकार की किरकिरी होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।